नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस से द्वारा जो एजीटीए का आपका एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड साथियों हम मॉक टेस्ट, ये आपका मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं। एजीटीए बनना है तो इस मॉक टेस्ट में पास होकर दिखाइए। लगभग इसका परसेंटेज है आपका 70% आपका, मतलब इसका मार्क है, मतलब पासिंग मार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लगभग 70% इसमें नंबर लाने हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट रहने वाला है। और क्या नाम, इसके लिए आपने काफी इंतजार भी किया होगा। और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए जरूर हम इस टेस्ट को लेकर। और आप लोगों के लिए नाइट में काफी मेहनत की थी, सोचा इसको मैं अब डाल दूं। तो अब मैं आपको बता दूं ये मॉक टेस्ट आपको करना क्या है। मॉक टेस्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले 120 मिनट का टाइम है आपके पास में। ठीक है साथियों। और एक पेन लेना है अपने पास में। और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन बोलने के बाद में लगभग 10 से 15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा आप लोगों को करने के लिए। या तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, या फिर मेरे 10 से 15 सेकंड जो मैं बीच में गैप रखूंगा उसमें आप बोल सकते हो। उसके बाद में फिर मैं आंसर बताता चलूंगा। लास्ट में आपको बताना होगा कि आपका 100 क्वेश्चन में से कितना सही बना है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की। और ईमानदारी से टेस्ट देना है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, हूबहू आपका ऐसा समझो जैसे एग्जाम हो रहा हो ये। ठीक है साथियों, ईमानदारी आपको दिखानी है। और जो भी साथी नया इस वीडियो को देखे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीछे के तमाम मॉक टेस्ट और तमाम वीडियो को देख ले। और जो साथी जुड़े हैं वो भी अपना प्यारा सा कमेंट क्या, वो तो खैर वो तो सब बताएंगे ही कि क्या नाम है आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलते हैं आज के हम इस मॉक टेस्ट की तरफ। तो साथ ही हमने पहले ही बता चुके हैं कि हमारा चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। मॉक टेस्ट 3 है ये। टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक है साथियों। और ईमानदारी से आपको एक रफ लेनी है, एक पेन लेना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तुरंत आपको, जैसे एक का बी का सी, इस तरीके से आपको लगा लेने हैं। और अंत में मुझे बताना है काउंट करके कि इतना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो चलते हैं पहले पर्सन की तरफ साथियों। पहला पर्सन है हमारा पहला पर्सन ये है। देखो साथियों, मैंने जो पेन से लिख रखे हैं वो पर्सन नंबर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये टेस्ट मैंने तैयार किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1939 में। तो आपका टाइम स्टार्ट है। तो साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई थी, ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। जब मैं लास्ट में आंसर बोलूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन कराने का तरीका भी बता दूंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और हो सकता है साथियों मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं तो यो 120 मिनट प्लस भी जा सकता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है। लेकिन आप लोगों का 120 मिनट नहीं जाएगा। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा कि लगभग 100-110 मिनट में खत्म कंप्लीट किया जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है।
तो राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है। साथ ही कुछ पर्सन में इंग्लिश भी है, अगर किसी को कोई समस्या है तो इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ लेना, बाकी मैं हिंदी में ही पढ़ कर चलूंगा, नहीं और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। तो राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए सोलन में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी नासिक में। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है। साथियों मैं अभी भी बता रहा हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ उसके बाद में वीडियो को या तो रोक लिया कीजिए या फिर मेरे आंसर से पहले आपको आंसर देना है। तो राष्ट्रीय बीज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में स्थित है राष्ट्रीय बीज मतलब राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है पुणे में। प्रश्न नंबर 3, धान गेहूं फसल चक्र संगणता क्या है? तो धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र संगणता क्या है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 150%, ऑप्शन सी 200%, ऑप्शन डी 300%। आपको टाइम मिला हुआ है, बताइए साथियों। तो धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र संगणता साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 300% हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं आपको टाइम दे रहा हूं पूरा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं साथियों। खड़ी फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? तो खड़ी फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका मिश्रित खेती, ऑप्शन बी ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, ऑप्शन सी मध्यवर्ती खेती, ऑप्शन डी शुष्क खेती। तो ये आपको बताना है साथियों। खड़ी फसल काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? आपका टाइम स्टार्ट हुआ है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं साथियों? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है? कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो आपको बताना है कि कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन बी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन सी दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। साथियों इसमें मैं कुछ बता दूं आपको। लघु लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान आपका 48 घंटे तक मान्य रहता है और मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान आपका 3 दिन से लेकर 10 दिन तक। ठीक है साथियों। लघु अवधि वाला 48 घंटे और मध्यम अवधि वाला 3 दिन से 10 दिन तक। और आपका दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान साथियों ये 1 सप्ताह से लेके पूरे मौसम तक
दीर्घावधि मौसम का पूर्वानुमान 1 सप्ताह से लेके पूरे मौसम तक। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। वाष्पीकरण की माप किसी यंत्र से करते हैं? तो वाष्पीकरण की माप जो किसी यंत्र से करते हैं, आपको आंसर देना है और आशा करता हूं सभी इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी साइक्रोमीटर, ऑप्शन सी लाइसोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो साथियों, वाष्पीकरण की जो माप है किस यंत्र से करते हैं, ऑप्शन नंबर इज इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोमीटर से आपका वाष्पीकरण की माप ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं साथियों। प्रजनक बीज की संतान है। तो प्रजनक बीज की संतान है, ऑप्शन ए न्यूक्लियस बीज, ऑप्शन बी सत्य बीज, ऑप्शन सी आधारीय बीज, ऑप्शन डी प्रमाणित बीज। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, प्रजनक बीज की जो संतान है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रजनक बीज की जो संतान है, जो प्रजनक बीज की संतान है वो आधारीय बीज है। ठीक है साथियों, फाउंडेशन सीड कहा जाता है प्रजनक बीज की संतान को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो प्रश्न नंबर 8 आपको बताना है, मतलब सीड एक्ट वाज पासिड इन विच ईयर। तो आपको बताना है कि जो बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1970। आपको टाइम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1966 में बीज अधिनियम पारित हुआ था। और साथियों, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। शून्य भूपरिष्करण शब्द प्रथम प्रतिपादित किया था? तो जीरो टैलेज की बात हो रही है। तो ये शब्द प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर जी एच साल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर ग्यूलेट ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मॉर्गन ने, ऑप्शन डी डॉक्टर जेथरो टूल ने। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो जीरो टैलेज की बात हो रही है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शून्य भूपरिष्करण शब्द का प्रथम प्रतिपादित किया था डॉक्टर जेथरो टूल ने। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है। तो पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए काइनेटिन, ऑप्शन बी आवेशिक अमल, ऑप्शन सी आईएए, ऑप्शन डी एथिलीन। आपको बताना है साथियों, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो पौधे में रंध्र के होने में सहायक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओवेसिक अमल के कारण पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है आवेशिक अमल। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। पेनिसिलिन
पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रोनाल्ड रोस, ऑप्शन सी एच खुराना, ऑप्शन डी एल पोलिंग। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलिन का आविष्कार साथियों ए फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। पपीते के फलों में पित्त वर्णक का कारक है। तो पपीते के फलों में पित्त वर्णक का कारक है साथियों। ऑप्शन ए केरिका जैंथिन, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपीन, ऑप्शन डी कैरोटीन। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पपीते के फलों में पीत वर्णक का कारक है साथियों केरिका जैंथिन। आशा करता हूँ वीडियो काफी आपको अच्छी लग रही होगी, काफी आपके यूजफुल है और बहुत मेहनत से ये मॉक टेस्ट मैंने तैयार किया है, तो सभी ईमानदारी से करें। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। बीज की सुषुप्त अवस्था दूर करने के लिए उचित रसायन है। तो ऑप्शन ए आई मतलब IAA, ऑप्शन ए NAA, ऑप्शन सी साइकोसिल, ऑप्शन डी थायोयूरिया। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए बीज की कौन सा रासायन यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बीज की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं साथियों। फलों को गिरने से रोकने के लिए किस हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी नेप्थनिल एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफेथलीन एसिटिक एसिड NaA का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 का। ऑप्शन नंबर ई मतलब 14 का सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर 15 है पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। ऑप्शन ए कैसिका जल, ऑप्शन बी हाइग्रो हाइग्रोस्कोपिक जल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का जो रूप है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केसी का जल होता है पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16। किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी गेहूं। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की जल मांग सबसे अधिक है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर G.H. साल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर लाल ने, ऑप्शन सी मोयर्स ने, ऑप्शन डी मेयर ने। तो साथियों, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम
ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर मोयर्स द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। टपक सिंचाई के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सब्जी, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी आलू। बताइए साथियों, टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? प्रश्न नंबर 18 का जवाब देना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टपक सिंचाई के लिए सबसे अच्छी जो उपयुक्त फसल मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंगूर की फसल टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं साथियों। यदि ए की सिंचाई जल उपलब्ध है तो गेहूं की बुआई के बाद कब सिंचाई करनी चाहिए? 20 से 25 दिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 40 से 45 दिन, ऑप्शन सी 60 से 70 दिन, ऑप्शन डी 110 से 15 दिन। आपको टाइम मिल रहा है। तो साथियों, यदि ए की सिंचाई जल उपलब्ध है तो गेहूं की बुआई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 60 से 70 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। जब ए की हमारी मतलब ए की सिंचाई की जल की उपलब्ध हो तो उसको 60 से 70 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए जल की फसल में। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं साथियों। ओरोबेंची खरपतवार किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं चना, ऑप्शन बी बाजरा मक्का, ऑप्शन सी सरसों तंबाकू, ऑप्शन डी कपास बरसिम। आपको टाइम मिल रहा है। तो साथियों, ओरोबेंची खरपतवार जो फसल से संबंधित है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओरोबेंची जो खरपतवार है वो सरसों और तंबाकू से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। वो 21 की, 20 तो हो गया है। मोथा किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन बी टिलेसी, ऑप्शन सी साइप्रेसी, ऑप्शन डी ग्रेमनी। प्रश्न नंबर 21 का आंसर देना है आपको। तो साथियों, मोथा है आपका साइप्रेसी कुल का पौधा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 की। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दे रखा है, एक तरफ आपका खरपतवार नाशी दे रखा है। ठीक है साथियों। जैसे ऑप्शन ए सरसों के सामने है 2,4-D सोडियम साल्ट, ऑप्शन बी ये आपका धान का है ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन सी गेहूं का सल्फोसुफ्रान, ऑप्शन डी बाजरे का है, ये हो जाएगा एट्राजीन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऐसा पेपर में आप ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो हूबहू आप ये समझिए कि आप पेपर कर रहे हो। तो आपको टाइम मिला हुआ है, सोचिए समझिए। ऐसे पर्सन के लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये हमारा सरसों वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों। धान में ब्यूटाक्लोर ये खरपतवार नाशी डाला जाता है, ये इसका सही है। गेहूं का सल्फोसुरान ये भी सही है। बाजरा एट्राजिन डाला जाता है, ये भी सही है। लेकिन सरसों में 2,4-D सोडियम साल्ट नहीं डाला जाता, और वो यही पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमें यही बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जोड़े हमारे सुमेलित थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होगी।
तो गेहूं की फसल में अगर 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे तो उसमें यूरिया की कितनी मात्रा होगी? ऑप्शन ए 150 किलोग्राम, ऑप्शन बी 200 किलोग्राम, ऑप्शन सी 250 किलोग्राम, ऑप्शन डी 300 किलोग्राम। बताइए साथियों, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की जो मात्रा 250 किलोग्राम होगी, क्योंकि आप जानते ही हो कि 100 किलोग्राम यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है। तो इस तरीके से आप लगा लोगे कि कैसे कैसे ये इसका आंसर हुआ। ठीक है साथियों, तो ये 150 किलोग्राम नाइट्रोजन नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा। ठीक है साथियों, अगर हम 250 किलोग्राम यूरिया डालेंगे तो तब जाकर हमारी 115 किलोग्राम नाइट्रोजन होगी। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सही सुमेलित नहीं है मतलब तीन कहीं ना कहीं सही होंगे, एक गलत होगा, ये चीज देखना है। एक तरफ फसल है, एक तरफ बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर में। जैसे ऑप्शन ए ये है संकुल मक्का, इसके सामने 18 से 20 किलोग्राम। बोनी मटर, इसके सामने 120 से 25 किलोग्राम। मूंग मूंग का है 5 से 6 किलोग्राम। और सरसों का है 5 से 6 किलोग्राम। तो बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन नंबर गलत है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 24 का आंसर बताना है। तो साथियों प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये गलत है। बाकी संकुल मक्का की जो बीज दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ये बिल्कुल सही है। बोनी मटर 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ये भी ऑप्शन सही है। और सरसों का 5 से 6 किलोग्राम बीज जो डलता है प्रति हेक्टर, ये भी सही है। और वो ये पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर की बात करते हैं 25 की। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। मतलब सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं। ऑप्शन ए है कपास के सामने पेगिंग लिखा हुआ है साथियों। और मक्का के सामने रोटिंग लिखा गया है। और मूंगफली के सामने गिनिंग लिखा हुआ है। और जूट के सामने टेसलिंग लिखा हुआ है। तो बताना है आपको साथियों कि कौन सा मिलान सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 25 का बताइए साथियों। तो आपको टाइम मिल रहा है साथियों, ध्यान से कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ऐसे प्रश्न एक या दो ऑप्शन से हो जाते हैं, जो भी आपको याद होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी। तो अब हम इसको मिलान करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कपास, कपास ये कपास में गिनिंग की क्रिया होती है। ठीक है साथियों। और फिर है मक्का, मक्का में साथियों ये होता है टेसलिंग। और फिर साथियों मूंगफली, मूंगफली में पेंगिंग होता है। और जूट में साथियों रोटिंग होता है। इस तरीके से आपको मिलान करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा टाइम आपको पेपर में भी हल्का सा लेना है और ऐसे मॉक टेस्ट में भी टाइम लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने अच्छे होते हैं उतने लेंदी भी बना देते हैं। इसलिए सब क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और उसका उत्तर बड़े ध्यान से देना है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं साथियों।
प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी गंगावन, ऑप्शन सी प्रोटीना, ऑप्शन डी विवेक। तो मक्का की प्रथम संकर प्रजाति बतानी है प्रश्न नंबर 26 में, आपको टाइम मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गंगावन है मक्का की प्रथम संकर किस्म। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया है? उस जोड़े का चयन करो जो सही मेल नहीं खाता है। देखो एग्जामिनर किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। उस जोड़े का चयन करो जो सही मेल नहीं खाता है। तो एक तरफ ये इनके मतलब गेहूं दे रखे हैं और एक तरफ इनके क्या दे रखे साथियों? बोटनिकल नेम दे रखे हैं। जैसे ईमर गेहूं के सामने टी डाइकोमम और बी माइक्रोनी, टी ड्यूरस मतलब टी ड्यूरम और सी मैक्सिकन गेहूं ट्रिटिकम वेसिटमम और डी भारतीय बोना गेहूं इसका टी विलगेयर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है और बाकी तीन ऑप्शन सही है जो मेल नहीं खाता है। तो एग्जामिनर कैसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। ऐसे प्रश्न थोड़े लेंथी होते हैं तो थोड़ा टाइम मिलता है आप लोगों को। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि यही ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी ईमर गेहूं का बोटनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोमम है और मैक्रोनी गेहूं का नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम और मैक्सिन गेहूं का नाम है साथियों ट्रिटिकम एसिडवम। लेकिन जो भारतीय बोना गेहूं है उसका क्या नाम है? उसका मैं नाम बता रहा हूं आपको। उसका नाम है ट्रेटिकम इसपो वो है ट्रेटिकम इसको इसको स्फोरोकम। ये है साथियों स्फोरोकम। ठीक है साथियों, ट्रेटिकम स्फोरोकम है आपका भारतीय बोना गेहूं का नाम। तो ये आपको ऐसे प्रश्न थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन ध्यान से करने पड़ते हैं, आ जाते हैं आंसर इनके। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए उपवर्ग इसका पेपिलिनियोसी है, ऑप्शन बी क्रोमोसोम की संख्या 24 है, ऑप्शन सी अमल मौलिक एवं औगजेलिक अमल पाया जाता है, ऑप्शन डी मूल स्रोत उत्तरी मूल स्रोत मतलब इसका उत्पत्ति स्थान उत्तरी अमेरिका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। बताइए साथियों, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। ऐसे प्रश्न करने से साथियों आपकी कंफ्यूजन दूर होगी और आपको एक क्वेश्चन में ही आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि यही इसका गलत है। बाकी चने का उपवर्ग को पेपिलिनियोसी बोलते हैं और चने में क्रोमोसोम की संख्या 24 पाई जाती है और चने में अमल मेलिक और ओक्जेलिक अमल पाया जाता है। और साथियों जो चने का मूल स्रोत है मतलब उत्पत्ति स्थान है साथियों, वो है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या है साथियों? दक्षिण पश्चिम एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में क्या पूछा गया है, इसको भी ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए उत्तर मतलब उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है। ठीक है साथियों। कथन कथन आर है बुआई के समय मृदा तापमान बहुत कम होता है। अब नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कूट दे रखे हैं साथियों, कोड हमें ए सही है परंतु ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी दोनों ए और आर सही है और आर
सही स्पष्टीकरण है ए का। और ऑप्शन डी दे रखा है साथियों इन्होंने, दोनों ए और आर सही है किंतु आर का सही स्पष्टीकरण ए नहीं है। तो आपको ऐसा आंसर भी आएंगे लेंदी बनाने के लिए परीक्षा को। तो ये आपको टाइम मिल रहा है, दीजिए पहले आप इसका आंसर पढ़िए कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है प्रश्न नंबर 29 का। तो साथियों ऐसे प्रश्न पे आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन अब इसका मैं आंसर बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ए इज राइट आंसर। कैसे साथियों? क्योंकि बुआई का समय मतलब अब मैं आपको बता दूं, कथन ये है उत्तरी भारत में मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती नहीं की जाती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं ग्रीष्मकालीन की खेती नहीं की जाती, क्योंकि खेती की जाती है हमारी मतलब ट्रॉपिकल। ठीक है साथियों, ट्रॉपिकल हमारी खेती की जाती है। और ऑप्शन नंबर ए तो इसका सही हो गया। अब आर में देखते हैं, बुआई के समय मृदा तापमान बहुत कम होता है और जबकि जो मृदा का तापमान कम क्यों होगा? इसका जो हो जाएगा साथियों इसमें साथियों अधिक तापमान सहने की इसमें इसमें कम शक्ति होती है और जिससे इसकी वृद्धि पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है आपका कथन आर इसमें मैच नहीं करता, तो इसका यही गलत हो जाएगा। बुआई के समय मृदा तापमान बहुत क्या नाम है आपका अधिकतम इसको सूखा व इसकी क्या नाम है साथियों जो है वृद्धि को रोकता है। तो इसका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देख कर चलना है कि पता नहीं एग्जामिनर आपसे क्या पूछ बैठे। मैं तो आपको सारे हूबहू प्रश्नों से अवगत करा दूंगा। यह है अर्धशाली गन्ने की बुआई होती है। ऑप्शन ए जून जुलाई जुलाई अगस्त में। ऑप्शन बी मतलब जनवरी फरवरी में। ऑप्शन सी फरवरी मार्च में। ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। बताइए साथियों प्रश्न नंबर 30 का आंसर। अर्धशाली गन्ने की जो बुआई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अर्धशाली गन्ने की जो बुआई की जाती है जुलाई और अगस्त में की जाती है। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 31 है, आलू में हरेपन से होता है। ऑप्शन ए पोषक गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन बी पोषक गुणवत्ता में कमी। ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधता में वृद्धि। ऑप्शन डी रोग प्रतिरोधता में कमी। आपको आंसर देना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पोषक गुणवत्ता में कमी। क्योंकि जो आलू में जो हरापन होता है जो सूर्य के जो प्रकाश से पड़ने से, जो मैं जैसे मान लिया आलू का जो है हमारा पौधा और उसमें आलू लगा हुआ है नीचे, और आलू का पार्ट अगर कुछ दिखाई देता है और उस पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उससे साथियों ये जो हरा जो कलर हो जाता है वो आपका सोलेनिन के कारण हरा कलर होता है, और जिससे ये कसेले टाइप का लगता है। तो यही इसमें पोषक गुणवत्ता में कमी आ जाती है सोलेनिन के कारण। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आलू के हरेपन से होता है पोषक गुणवत्ता में साथियों कमी आती है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 32 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ फसल दे रखी है, एक तरफ इनसे संबंधित क्रियाएं दे रखी है। ठीक है साथियों, जैसे चना, खुंटी बनाना, गेहूं, कल्ले निकालना, और तमाकू, शीर्ष कर्तन, मक्का, नर मजरी निकालना। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो आपको जब आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यही इसका आपका ऑप्शन यही है कि ये हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऐसे पर्सनों को समझने की जरूरत होती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पूछ रहा क्या है ये, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये इसका गलत हो जाएगा पर्सन। जबकि गेहूं में ट्रेलिंग होती है, कलने निकलने की क्रियाएं, ठीक है साथियों, ये सही है इसका। तम्बाकू में ट्रोपिंग की क्रियाएं होती है, शीर्षकतन, ये भी सही है। और मेज में ट्रेजलिंग नर मजरी निकलने की क्रियाएं होती है, ये भी सही है। तो जो ये होती है पेगिंग, पेगिंग वाली क्रिया जो होती है साथियों, ये होती है आपकी, जिसको खुंटी बनाना बोलते हैं, मूंगफली में। किसमें? मूंगफली में। तो ये चीज याद रखनी है आपको। और मूंगफली में ये होती है पेगिंग की क्रिया। और साथियों चने में कौन सी क्रिया होती है? चने में होती है निपिंग क्रिया। ठीक है साथियों, निपिंग क्रिया होती है चने में, क्योंकि जो चने की जो वो हमारे शीर्ष जो हो जा, मतलब थोड़े से पत्ती जो निकल जा शीर्ष, उसको काटने की क्रिया, उसको पत्ते हटाने की क्रिया कोई बोलते हैं साथियों निपिंग। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको पूरा विश्लेषण कर दिया है, इस वजह से थोड़ा सा हम आपको समझा के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगने का, क्योंकि आपको बस वीडियो पॉज करना है, आंसर देना है, वीडियो पॉज करना, आंसर देना है, ये हमारे साथ में जैसे हम टाइम देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिए। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर आपको प्रश्न ऐसे ही आ गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल दे रखा है, एक तरफ उनकी फैमिली दे रखी है। ठीक है साथियों, तो सूरजमुखी, मालवेसी, मूंग, लेगुमिनेसी, सरसों, क्रूसीफेरी, धान, ग्रेमनी। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्योंकि यही इसका ऑप्शन गलत है। बाकी मूंग आपका लेगुमिनेसी कुल का है, सरसों क्रूसीफेरी कुल का है, और धान ग्रेमनी कुल का है। तो लेकिन साथियों जो सूरजमुखी है ये किसका है? ये है आपका कंपोजिटी का। किसका? कंपोजिटी का। कंपोजिटी कुल में आता है सूरजमुखी। और मालवेसी कुल में कौन कौन आता है साथियों? कपास। ठीक है साथियों, मालवेसी में कौन आता है? कपास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कपास आता है मालवेसी में और सूरजमुखी आता है साथियों कंपोजिटी परिवार में। तो आई होप ये पर्सन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही गलत है, बाकी आपका सब सही है। आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस मॉक टेस्ट में, और मैं नहीं मानता आपको यूट्यूब पे ऐसा मॉक टेस्ट अब तक मिला होगा। पर्सन नंबर 34 की बात करते हैं साथियों। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका सूची 1 है, एक तरफ आपका सूची 2 है। ठीक है साथियों, तो ये जो है आपका एक तरफ फसल दे रखा है, एक तरफ इनकी शायद पृथक्करण दूरी दे रखी है, जहां तक इनको पढ़ने से पता चल रहा है। तो अब हमें इनका मिलान करना है। जैसे गोभी 1400 मीटर, मूली 50 मीटर, भिंडी 1000 मीटर, और आपका टमाटर 1600 मीटर, ये इनके सामने लिख रखे हैं। लेकिन साथियों वास्तविक ये इनके ऐसा नहीं है, इनमें से हमें कैंची गुना करना होगा, जैसे हमने अभी इससे पहले ऑप्शन में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपको टाइम मिल रहा है, आप समझिए, करिए, आपको लगाना है कि कौन सा इस तरीके से कैंची गुना होगा, किसका किससे सही है। ठीक है साथियों, आप देखिए कौन सा सही हो सकता है। प्रश्न नंबर 34 का आंसर बताइए। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो जो फूल गोभी की जो पृथक्करण दूरी रखते हैं 1000 मीटर। ठीक है साथियों,
और मूली की जो पृथ्वीकरण दूरी रखते हैं 1600 मीटर, ठीक। और भिंडी की जो पृथ्वीकरण दूरी रखते हैं साथियों 1400 मीटर, और टमाटर की जो रखते हैं दूरी 50 मीटर। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं साथियों। प्याज की सफेद किस्म है। ऑप्शन ए पूसा रतनार, ऑप्शन बी उदयपुर 102, ऑप्शन सी अर्का बिंदु, ऑप्शन डी अर्का कल्याण। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऐसे पर्सन में थोड़ा सा टाइम कम दूंगा मैं क्योंकि जल्दी हो जाते हैं ऐसे पर्सन। पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्याज की जो सफेद किस्म है उदयपुर 102 इज राइट आंसर। ठीक है साथियों। पर्सन नंबर 36 की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम विकसित टमाटर की संकर किस्म कौन सी थी? अपूर्वा, ऑप्शन ए अपूर्वा, ऑप्शन बी पूसा हाइब्रिड 2, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी कर्नाटका। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। ये भी कोई ज्यादा पर्सन हार्ड नहीं है, इसको भी टाइम कम ही दूंगा मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम विकसित टमाटर की जो संकर किस्म थी पूसा हाइब्रिड 2 थी। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। येलो वेन मोजेक बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नींबू वर्गीय फल से, ऑप्शन बी भिंडी की, ऑप्शन सी लीची की, ऑप्शन डी लोकाट की। आपको जवाब देना है येलो वेन मोजेक बीमारी जो किस फसल से संबंधित है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। प्रश्न नंबर 37 का आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। येलो वेन मोजेक जो बीमारी है भिंडी की बीमारी है। तो प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलन, मतलब एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में फल सब्जियों की निम्न मात्रा संस्तुत की गई है। तो कहने का मतलब ये है अगर एक व्यक्ति है तो उसको फल और सब्जी की जो रिक्वायरमेंट की गई है कितनी कितने मात्रा में की गई है। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर ए है 30 ग्राम फल और 20 ग्राम सब्जी, ऑप्शन बी है 50 ग्राम फल और 200 ग्राम सब्जी, ऑप्शन सी है 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी, ऑप्शन डी है 100 ग्राम फल और 350 ग्राम सब्जी। तो आपको आंसर देना है अब प्रश्न नंबर 38 का आंसर। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, इसका जो 38 का हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा। एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति को संतुलित आहार में फल और सब्जियां की, मतलब फल आपका 85 ग्राम और सब्जी 300 ग्राम संस्तुति की गई है। ठीक है साथियों। अगर एक व्यक्ति को 85 ग्राम फल चाहिए और 300 ग्राम सब्जी चाहिए। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। अमरपाली जो क्रॉस है, ऑप्शन ए नीलम गुना दशहरी, ऑप्शन बी दशहरी गुना लंगड़ा, ऑप्शन सी लंगड़ा गुना दशहरी, ऑप्शन डी दशहरी गुना नीलम। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अमरपाली जो है क्रॉस दशहरी और नीलम का है। ठीक है साथियों। दशहरी और नीलम से जो तैयार की जाती है अमरपाली क्रॉस तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर आपका 40 है। विंटर बनाना एक प्रजाति है। तो विंटर बनाना प्रजाति है केला की, नाशपाती की, सेब की, अंगूर की। तो आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विंटर बनाना जो एक प्रजाति है साथियों सेब की वैरायटी है। प्रश्न नंबर 41 है साथियों। फिर ये ऐसा ही प्रश्न आ गया है आपके लिए। तो इसमें
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है साथियों, एक तरफ आपका फल है, एक तरफ उससे रिलेटेड रोग है। तो फ्रूट एंड डिसीज से संबंधित ये आपका पर्सन है। तो ऑप्शन ए मैंगो, इसके सामने आपका पनामा रोग लिखा हुआ है। और मौसमी, इसके सामने उक्ता लिखा हुआ है। अमरूद, इसके सामने ग्रेनिंग लिखा हुआ है। और फिर बनाना, बनाना के सामने एंथ्रोक्रोज लिखा हुआ है। तो आपको अब डायरेक्ट मैं लेकर चलता हूं यहाँ पे। ठीक है साथियों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कराना है। तो आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, जैसे आम में ये लगता है एंथ्रेक्नोज। ठीक है साथियों, एंथ्रेक्नोज जो लगता है आम में लगता है रोग। और इसमें लगता है साथियों मौसमी में ग्रेनिंग। ठीक, मौसमी में कौन सी लगता है, ग्रेनिंग। और फिर आपका अमरूद में लगता है साथियों उकटा, जिसको विल्ट बोलते हैं। और पनामा आप जानते ही हो केला से संबंधित है। तो ऐसा पर्सन करने के लिए सबसे पहले आपको वो पर्सन पकड़ना चाहिए ऑप्शन जो आपको आता हो, तो उससे आसान हो जाता है। जैसे अब इसमें डी है, डी का पहला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी का पहला किसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ये तो ऐसे गलत हो रहे हैं। तो ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपको पर्सन आ रहा हो इसमें, मतलब उस ऑप्शन से हम इसको सही कर लेंगे। तो कभी कभी एक दो में भी आ जाता है, ऑप्शन मैच भी करता है, तो हमें मतलब क्रॉस क्रॉस वो करनी चाहिए, ताकि हम इसको सही आंसर निकाल ले। ठीक है साथियों, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 और 43 की बात करते हैं साथियों। फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? तो बिल्पिंग, नोचिंग, बंडिंग या टॉपिंग, बताइए साथियों। आपको टाइम मिला हुआ है अब। फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, टॉपिंग कहते हैं फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं टॉपिंग। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। आपको टाइम मिला हुआ है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें चीनी मिलाई जाती है। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए लोकाट, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी कटहल। बताइए साथियों, आपको टाइम मिला है अब। तो कैंडी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बेर हो जाएगा कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल। प्रश्न नंबर 45 है, लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। टाइम मिला है अब आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती है साथियों तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ललितपुर में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46, अज्ञान चट्टान का उदाहरण है। तो
अग्निय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए निस, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी मार्बल, ऑप्शन डी डायोराइट। बताइए साथियों, अग्निय चट्टान का उदाहरण कौन सा है इनमें से? आपको टाइम मिला है अब। तो डी इज राइट आंसर। अग्निय चट्टान का उदाहरण डियोराइट है इनमें से। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी जैव पदार्थ। आपको टाइम मिला है अब। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मृदा का लाल रंग होता है हेमेटाइट के कारण। ठीक है साथियों, मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के कारण लाल होता है। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या है? किस मृदा की धान्यन विन विनम्य धारित जिसको सीईसी सर्वाधिक होती है? तो धन्य विनिमय धारित सीईसी सर्वाधिक होती है किस प्रकार की मिट्टी की? ये पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन ए दोमट भूमि, ऑप्शन बी रेतली भूमि, ऑप्शन सी रेतली मृदा, और आप ऑप्शन डी हो जाएगा चिकनी टूमट। बताइए साथियों, टूमट नहीं है, दोमट हो गई है। ठीक है, ऑप्शन ए दोमट मृदा, ऑप्शन बी रेतली दोमट, ऑप्शन सी रेतली मृदा, ऑप्शन डी चिकनी दोमट। आपको टाइम मिला है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 48 का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस मृदा की धन्य विनिमय धारित सीईसी सर्वाधिक होती है? तो चिकनी चिकनी लोम, मतलब किले लोम की जो है आपकी सीईसी की जो मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। सोयल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिट्टी के कणों की व्यवस्था से, ऑप्शन बी कणों के आकार से, ऑप्शन सी छिद्र के आकार से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको टाइम मिला है अब। तो ऑप्शन नंबर, मतलब प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ए इज राइट आंसर। सोयल स्ट्रक्चर मिट्टी के कणों की व्यवस्था को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। बताइए साथियों, आपको टाइम मिला है अब। तो बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बायोगैस प्लांट से साथियों मीथेन गैस निकलती है। प्रश्न नंबर 51, जैव उर्वरक जैव उर्वरक है साथियों जीवांश खाद, ऑप्शन बी सूक्ष्मजीवी कल्चर, ऑप्शन सी हरी खाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको टाइम मिला है अब। तो जैव उर्वरक को जो संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूक्ष्म जीवों का कल्चर को कहा जाता है जैव उर्वरक। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं साथियों। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित कब हुआ था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1954। बताइए साथियों, आपको टाइम मिला है अब। उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था? तो साथियों 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश जो पारित हुआ था साथियों 1957 में हुआ था, और ये जो आदेश बनकर जो तैयार हुआ था ये साथियों 1955 में तैयार हुआ था। पारित हुआ था, मतलब बनकर तैयार हुआ था साथियों 1955 में, पारित हुआ था 1957 में, और इसको लागू किया गया था साथियों 1985 में। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में उर्वरक नियंत्रण
अम, आपका बना कब था? ये बना था 1955 में। पारित कब हुआ था? 1957 में। और लागू कब हुआ था? 1985 में। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, आपको टाइम मिला है अब। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 3H2O, ऑप्शन डी CaSO4। आपको देना है सही जवाब। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। CaSO4 इंटू 2H2O इज राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, मतलब CaSO4 इंटू 2H2O इज राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र। प्रश्न नंबर 54 और 55 की बात करते हैं। एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं धान में, गन्ना में, कपास में, या ये सभी? आपको टाइम मिलता है अब। एजेटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं आपका धान में, गन्ना में, कपास में, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। धान में भी की जाती है, गन्ने में भी और कपास में भी एजेटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। बीज शोधन बीमारी नियंत्रण के लिए क्या जाता है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न क्या कह रहा है। बीज शोधन बीमारी के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए मृदा जनित, ऑप्शन बी वायु जनित, ऑप्शन सी बीज जनित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बीज शोधन है वो साथियों बीज जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बीज शोधन बीज जनित बीमारी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 56 है, 55 तो हमने कर लिया है। निम्नलिखित सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो साथियों एक तरफ ये हमारे पशु है और एक तरफ उनके जो मांस का जो नाम है कि किसके मांस को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है। जैसे भैंस के सामने बीफ लिखा हुआ है, गाय के सामने बुफेन, और भेड़ के सामने चिवेन, और बकरी के सामने मटन लिखा हुआ है। तो इनको हमें क्या है, कैंची गुना करके मिलान करना है। क्या करना है साथियों? कैंची गुना करके मिलान करना है इस तरीके से। अब देखते हैं कैसे मिलान होता है। आप लोग कर सकते हो प्रश्न नंबर 56 को। ऐसे प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको बता रखा ही है कि सबसे पहले उस प्रश्न को कीजिए, ऑप्शन को कीजिए जो आप पे आता हो, तुरंत आप आंसर निकालते चले जाओगे। ठीक है साथियों। तो अब हम इस सवाल का जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, सी इज राइट आंसर। तो भैंस के मांस को साथियों बुफेन कहा जाता है। ठीक है साथियों। और गाय के मांस को साथियों बीफ कहा जाता है। और भेड़ के मांस को साथियों मटन कहा जाता है। और बकरी के मांस को साथियों चेवन कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। भैंस के मांस को बुफेन, गाय के मांस को बीफ, और भेड़ के मांस को मटन, और बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। ऊंटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है। जब ऊंटनी बच्चा देती है तो वो बच्चा जो होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काविंग, किडनिंग, फोलिंग, या फोराइंग? तो आपको जवाब देना है साथियों, ऊंटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऊंटनी में बच्चे जनने की प्रक्रिया कहलाती है साथियों फोलिंग। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। रानीखेत रोग निम्न में से प्रभावित करता है? तो गोपशु को, सुअर को, मछली को, कुक्कुट को। तो आपको जवाब देना है अब प्रश्न नंबर 58 का। तो साथियों प्रश्न नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो रानीखेत जो है बीमारी वो साथियों कुक्कुट पोल्ट्री से संबंधित है। प्रश्न नंबर देखो जो क्वेश्चन छोटा होगा और मुझे लग रहा है ये आसान है उसके लिए मैं टाइम कम दूंगा, जो मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन है बच्चों को उसमें मैं टाइम ठीक ठाक दे दूंगा। पौधा किसकी अधिकता से मुरझाता है? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। बताइए साथियों पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? प्रश्न नंबर 59 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पौधा है जो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझा जाता है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। मधुमक्खी का सबसे बड़ा आकार है? एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सेटा, एपिस सेराना इंडिका, एपिस मेलिफेरा। तो आपको आंसर देना है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मधुमक्खी का सबसे बड़ा आकार होता है एपिस डोर्सेटा। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। किस कीट में चुबाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हेमीपटेरा, ऑप्शन बी आर्थोपटेरा, ऑप्शन सी लेपिडोपटेरा, ऑप्शन सी आइसोपटेरा। तो आपको बताना है कि किस कीट में चुबाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं। बताइए साथियों इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हेमीपटेरा कीट में चुबाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्ट। आपको बताना है 1960, 1963, 1966, 1968। आपको बताना है कि किस सन में ये स्टार्ट हुआ था। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों ये जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उच्च किस्म उपज जो स्टार्ट हुआ था 1966 में हुआ था। हाई यील्ड वैरायटी जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था साथियों 1966 में हुआ था। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 63 है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है? थोक मूल्य, फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको टाइम मिल रहा है अब। तो साथियों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो निर्धारित करता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सपोर्ट प्राइस मतलब समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है? ऑप्शन ए करके सीखना, ऑप्शन बी देखकर सीखना, ऑप्शन सी पढ़कर सीखना, ऑप्शन डी सुनकर सीखना। आपको बताना है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना होता है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। प्रश्न नंबर 65 है और ये साथियों एग्रीकल्चर का जो सेशन है उसका ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। हालांकि एक दो क्वेश्चन यूपी स्पेशल में पूछ सकते हैं लेकिन ये आपका एग्रीकल्चर में 65 क्वेश्चन से रिलेटेड जो सीरीज थी उसका 65वां क्वेश्चन है।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करके सही उत्तर देना है आपको। तो ये आपको बताने हैं और ये इनके वे हैं कमी के कारक कि किससे कौन सा होता है। जैसे गेहूं का कंडवा सल्फेक्स लिख रहा है सामने, और मटर का चुरचिल फफूंद जिंक सल्फेट लिख रहा है इसके सामने, और पौध सड़न वाइटोवेल्स लिख रहा है, और खेरा सूर्य उपचार लिख रहा है इसके सामने। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब सही है। टाइम मिला है अब आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और आपको टाइम भी मिलेगा पूरा करने के लिए। तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 65 का। और अब इसका मिलान करेंगे हम साथियों। जो गेहूं का कंडुआ है वो साथियों इसको बोलते हैं ये वाला वाइटा वेल्स। ठीक साथियों। और फिर आपका मटर का चुरचिल फफूंद यह होता है साथियों सल्फेक्स के कारण। और फिर साथियों पौध सड़न जो होती है वो आपके सूर्य उपचार के कारण। और खेरा रोग जो होता है वो साथियों जिंक की कमी के कारण। तो ये आपका इस तरीके से प्रश्न का आंसर था। आई होप आपको 65 क्वेश्चनों की ये सीरीज अभी तक आपको बहुत अच्छी लगी होगी मॉक टेस्ट, और आपका काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा होगा। तो तो ऐसे ही आशा करता हूं कि आपका जैसे 65 में से अच्छा स्कोर बना होगा, अब बाकी के आपके जो 35 क्वेश्चन बच रहे होंगे उसमें भी आपका अच्छा स्कोर बने। और अब आपका जो नेक्स्ट सीरीज जो चलेगा वो कंप्यूटर का सीरीज चलेगा इसमें, और उसमें भी आशा करता हूं आपका अच्छा स्कोर बनेगा। प्रश्न नंबर 66 है आपका सा। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना दी जाती है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट में, ऑप्शन बी वीडियो कार्ड में, ऑप्शन सी सीपीयू में, ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव में। तो 66% का आपको आंसर देना है। आपको टाइम मिला है अब। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं, 67 की। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? ठीक है साथियों। एक बाइट कितने बिट्स बिट्स के बराबर होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। बताइए साथियों एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? आपको टाइम मिल रहा है अब। तो इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक बाइट जो साथियों 8 बिट्स के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर। बताइए साथियों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। अब प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं साथियों। कंप्यूटर का स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सी डी रोम। तो आपको बताना है। और साथियों ये यूपीपीसी इसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ था। और ये साथियों मैं आपको बताऊं जो भी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो, कंप्यूटर का यूपी स्पेशल हो, ये कहीं ना कहीं कई बार आपकी परीक्षा मतलब कहीं ना किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को मैंने उठा के इसमें डाला था। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से नहीं उठा लिए। जो आपके सिलेबस और आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वही मैंने इसमें चयनित किए हैं। तो कंप्यूटर के स्थायी स्मृति को कहते हैं साथियों। आपको टाइम मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रोम। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को बोलते हैं साथियों रोम। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 अगस्त को, ऑप्शन बी 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी
24 अक्टूबर को। बताइए साथियों, संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि साथियों जो है संगणक जो बोल रखा है इसमें, ये कंप्यूटर का हिंदी में नाम है। और कंप्यूटर जो दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है साथियों। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है 71। यूपीएस का विस्तृत रूप है। यूपीएस का विस्तृत रूप है, ये आपके ऑप्शन लिख रहे हैं। अनइंटरप्रेट पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस, यूनिवर्सल पावर सेविंग। बताइए साथियों, यूपीएस का फुल फॉर्म। और ये साथियों इमरजेंसी के लिए यूज होता है, जैसे लाइट वगैरह कट हो जाती है तो यूपीएस ही आपका कंप्यूटर का लोड झेल लेता है, उसको ऑन करके रखता है यूपीएस के द्वारा ही, जैसे बोलते हैं बैटरी टाइप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनइंटरप्रेट पावर सप्लाई बोलते हैं यूपीएस का विस्तृत नाम। तो फिर है आपका विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? ऑप्शन ए कंप्यूटर शिक्षा पर, ऑप्शन बी मूल्य शिक्षा पर, ऑप्शन सी पर्यावरण शिक्षा पर, ऑप्शन डी कौशल विकास पर। तो साथियों ये आपका आंसर बताना है इसमें आपको। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। विद्या वाहिनी परियोजना जो आपका कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी डीवीडी रोम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी स्टैटिक रैम। सबसे तेज मेमोरी बतानी है आपको साथियों। प्रश्न नंबर 73 है ये। तो साथियों इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, सबसे तेज मेमोरी कहा जाता है कैश मेमोरी को। प्रश्न नंबर जो है आपका 74 है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रिसेंट एंड एसेंट मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एंड मेमोराइज, ऑप्शन डी रिकॉल ऑल मेमोरी। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है साथियों रैम का। आपका टाइम स्टार्ट है अब। तो साथियों रैम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर आपका प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ई फाइल में संबद्ध हो सकती है? किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ई ईमेल में संबद्ध हो सकती है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी फोटो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताना है साथियों किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ई ईमेल में संबद्ध हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी, क्योंकि ईमेल में हम अपना संगीत भी, डॉक्यूमेंट भी, फोटो किसी भी तरीके का संबित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। 76 बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? तो प्रोसीजरल, ऑप्शन ए प्रोसीजरल, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? तो आपका जो टाइम मिल रहा है अब आपको, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बेसिक जो है प्रोसीजरल भाषा है। प्रश्न नंबर 77 की बात करते हैं साथियों। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग क्षमता, मतलब किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं साथियों? तो मल्टी यूजर
कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग, ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी मल्टी टास्किंग। साथियों कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ाना इतना आसान बात नहीं है, अच्छे के थूक निकल जाते हैं मुंह में से। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं साथियों मल्टीटास्किंग। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं साथियों। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है, तो ये आपको बताना है। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? ये फोल्डर है, टेम्पलेट है, फाइल है, आइकन है। तो आपको टाइम मिलता है अब। तो साथियों ये एक प्रकार की ऑप्शन नंबर सी इज फाइल है। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 क्या है साथियों? फाइल है। प्रश्न नंबर 79 की बात करते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है एक, ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी IC 7344, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और किसी ने मेरा कल का लाइव सेशन अगर देखा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या पूछा है। 79 पर्सन में कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी CPU। तो आपको आंसर देना है कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। और ये कंप्यूटर का लास्ट पर्सन है साथियों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम नियंत्रित करता है। तो आई होप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे और काफी अच्छा इसमें स्कोर रहा होगा आपका। और धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाएंगे अभी। अब हम करते हैं यूपी स्पेशल की बात। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। आपको मिल रहा है टाइम अब। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये आपका बरेली में स्थित है। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 82 है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। बताइए साथियों। आपको मिल रहा है टाइम अब। तो 82वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। और प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 83 में क्या पूछा गया है? यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है और ये 4 इसमें नंबर दे रखे हैं। इन्हीं नंबरों को चुनाव करते हुए हमें अपना आंसर देना है। जैसे नंबर 1 में दे रखा पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। फिर इसका पर्सन वो 2.2 दे रखा है पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। फिर 3 पॉइंट दे रखा है ग्राम पंचायत को सदस्यों द्वारा। फिर दे रखा 4 पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। और फिर इनमें से दे रखा निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये साथियों कूट दे रखे हैं और इनके ऑप्शन केवल मतलब एक केवल, ऑप्शन बी 2 केवल, ऑप्शन सी 2 और 4 केवल, ऑप्शन डी 3 और 4 केवल। तो इस तरीके से ये आपका सवाल है और इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं। थोड़ा सोचिए समझिए जब इसका आंसर कीजिए।
तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको हम करके बताएंगे कि कैसे करना है। देखो साथियों, पंचायत के ऑप्शन जो ए है इसका, कूट ए है, पंचायत के सभी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्क द्वारा। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। ठीक, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि पंचायत का सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। जो हमारी जो निर्वाचक जो सूची आती है, जो उसमें जो सभी निर्वाचक होंगे उसके द्वारा ग्राम प्रधान को चुना जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि जिसका निर्वाचक सूची में नाम ही ना हो अलग से कोई आकर वोट डाल देगा। वोट तो वही देगा ना जिसका सूची में नाम है, तो उनके द्वारा ही चुना जाएगा ग्राम प्रधान को। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों, पर्सन नंबर 84। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज भाषा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1969। बताइए साथियों, 84 का आपको आंसर देना है, आपको टाइम मिला है अब। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो साथियों घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, 1989 में। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 85 में क्या पूछा गया है? सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है साथियों, एक तरफ जनपद दे रखे हैं, एक तरफ उनके मुख्यालय दे रखे हैं, तो ये आपको बताने हैं। तो जैसे अंबेडकर नगर, अकबरपुर माटी, कानपुर देहात नौगढ़, जालौन अकबरपुर और सिद्धार्थ नगर उराई, ये इनके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें कूट का मिलान करना है, ये कैंची गुना करनी है। ठीक है साथियों, क्या करना है हमको? कैंची गुना करनी है इस तरीके से। तो करिए भैया, हम तो ऐसे पढ़ते थे छोटी क्लासों में। तो इसका जो मिलान करना है साथियों, आपको करना है, टाइम मिला हुआ है, कीजिए और आंसर चुनिए। ऐसे प्रश्नों पर आप वीडियो को पॉज कर लोगे ना तो आपको आसानी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 85 का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, अब इसका मिलान कराते हैं हम। अंबेडकर नगर साथियों साथियों इसको बोलते हैं अकबरपुर। ठीक, अंबेडकर नगर को अकबरपुर, और कानपुर नगर को बोलते हैं कानपुर देहात को बोलते हैं साथियों अकबरपुर माती। अकबरपुर माती बोलते हैं कानपुर देहात को। ठीक, और फिर बात करते हैं जालौन की। जालौन का जो मुख्यालय है उराई में। ठीक है साथियों, और सिद्धार्थ नगर का जो मुख्यालय है वो नौगढ़ में। ठीक साथियों, सिद्धार्थ नगर का जो है मुख्यालय वो है आपका नौगढ़ में स्थित। ये आपको इस तरीके से करना था। अंबेडकर नगर का अकबरपुर में, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में, और जालौन का उराई में, सिद्धार्थ नगर का आपका हो जाएगा नौगढ़ में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था, तो ये कब आया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2005 में, ऑप्शन सी 2 जून 1960 में, ऑप्शन डी 5 सितंबर 1945 में। आपको आंसर देना है अब। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? दीजिए साथियों आंसर इसका। बड़ा लंबा क्लास हो गया लगातार। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो स्ट्रगल बनता है हमारे लिए, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथियों आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 में आया था उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 87 की। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 87 में क्या बोला गया है?
संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन बी नदियों को परस्पर जोड़ना, ऑप्शन सी नदियों को प्रदूषक मुक्त करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। आपको टाइम मिलता है अब संगम योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है साथियों आपको। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, इसमें मुझे पता है ज्यादातर आप गलती करोगे इस प्रश्न को, लेकिन देखते हैं किसका सही होता है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना यह होता है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। और संगम योजना साथियों ये आपका 15 अगस्त और 1996 में इसको शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1996 में इसको शुरू किया गया था संगम योजना को, और जिसका मुख्य उद्देश्य था विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं साथियों। धीरे धीरे अब मॉक टेस्ट भी समाप्ति की तरफ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 8 जून 2004 को, ऑप्शन बी 8 जून नहीं साथियों सॉरी, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2004 को, ऑप्शन बी 18 जून 2003 को, ऑप्शन सी 18 जून 2002 को, ऑप्शन डी 18 जून 2001 को। तो टाइम आपका स्टार्ट है, अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। ठीक है साथियों। प्रश्न नंबर 89 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए साथियों, आपको टाइम मिला है अब 89। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी खीरी, ऑप्शन डी बिजनौर। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सोनभद्र सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर अब 91 की बात करते हैं 91 की। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रम से है कौन कौन से? ऑप्शन ए सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन बी खीरी एवं संत रविदास नगर, ऑप्शन सी लखनऊ एवं बागपत, ऑप्शन डी कानपुर देहात एवं ललितपुर। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये जो ऑप्शन दे रखे इनके अकॉर्डिंग कभी सबसे छोटे हप्पुड़ पे जा रहे हो वो तो है ही, लेकिन जब वो हप्पुड़ दे रखा नहीं तो इन ऑप्शनों में से चुनना आपको। समझ रहे हो, समझा रहा हूं मैं आपको। तो साथियों फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपको टाइम दे दे कभी बोले कि सर बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। खीरी एवं संत रविदास नगर है। खीरी सबसे बड़ा है और फिर सबसे जो कम जनपद है इस पर्सन के अकॉर्डिंग संत रविदास नगर। लेकिन साथियों वैसे सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो हापुड़ का है, लेकिन हापुड़ इसमें दे रखा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका फिर ये संत रविदास नगर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको देखना है, कभी आप हापुड़ के चक्कर में गलत कर लो। वैसे है हापुड़ ही सबसे छोटा। प्रश्न नंबर 92 की बात करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश के बाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है?
उत्तर प्रदेश के बाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए महीन जलोढ़, ऑप्शन बी दलदली, ऑप्शन सी ककरीली एवं पथरीली, ऑप्शन डी भूर। बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 92 का क्वेश्चन है ये आपका। प्रश्न नंबर 92 में बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो उत्तर प्रदेश के बाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के बाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से जो कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बताइए साथियों, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है तथा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी गोंडा। तो बताइए साथियों, कौन सा जिला है जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जौनपुर में पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जनपद में। प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन 3 सही है। तो ये हमारा बताना है। और एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य दे रखे है और एक तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी कि जनपद में स्थित है। ठीक है साथियों, तो जैसे ऑप्शन ए है महावीर स्वामी अभयारण्य, इनके सामने लिखा जनपद ललितपुर। फिर है ऑप्शन बी लाख बक्सी अभयारण्य, इनके सामने जनपद कन्नौज। ऑप्शन सी किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, इनके सामने लिखा बलरामपुर। और फिर लिखा है कैमूर अभयारण्य, इनके सामने लिखा मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद। तो इनका आपको सही जवाब देना है। आपको टाइम मिला है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर, ये आपका गलत है। बाकी ये हमारा महावीर स्वामी अभयारण्य ये जनपद ललितपुर में, ये इसका सही है। लाख बक्सी अभयारण्य जनपद कन्नौज ये भी सही है। और कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद ये भी सही है। लेकिन साथियों जो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है ये बलरामपुर में नहीं है साथियों, ये आपका खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है साथियों, खीरी में सही है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये आपका इस तरीके से ऑप्शन आपको निकालने होते हैं। और ऐसे प्रश्न मैं आपको इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपकी उस पेपर के टाइम तक कंफ्यूजन सब दूर हो जाए। अब आपको प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं। सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है? तो ऑप्शन मतलब ए, कथन ए है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहने का मतलब यह है जो सुर सरोवर रामसर है यह बोल रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। फिर है इसका पॉइंट 2, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आपको टाइम मिला है, अब आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पहले आप कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सुर सरोवर रामसर। ठीक साथियों, जो है ये आपका यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है साथियों, बाकी यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित नहीं है, ये इसका गलत हो रहा है। ये इसका गलत है क्योंकि ये इसमें नहीं है, ये आपका मानव निर्मित जलाशय है। ठीक, प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 96 का में क्या पूछा है?
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब आपको जवाब देना है। एक है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का ही चीज पूछिए इसमें, उत्तर प्रदेश का ही हमें बताना है। तो भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा है, उत्तर प्रदेश का उच्चतम दूध उत्पादक है प्रदेश में। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी में। तब ऑप्शन ऑप्शन देने हैं, आपको टाइम मिल रहा है, अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, आप खुद देख लीजिए। साथियों, मैं आपको उस लेवल तक लेकर चला जाऊंगा कि एग्जामिनर भी सोचेंगे कि यार इनको किस तरीके का पर्सन से कंफ्यूज इनको किया जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं मैंने इस मॉक टेस्ट में, और अब तक का यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा मॉक टेस्ट आपने नहीं देखा होगा। सभी क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पुटअप किए हैं, और काफी मेहनत किया था, और काफी टाइम लगता है साथियों इन क्वेश्चन को पुटअप करने में, इंक्लूड करने में। और एक सही चयन भी करना होता है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन लेना है, और कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 96 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, सिर्फ एक और दो सही है, सिर्फ एक और दो सही है, क्योंकि भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश ही है। ठीक, और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी साथियों अपना उत्तर प्रदेश ही है। लेकिन भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल है। और लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, तो ये इसका गलत है, और बाकी एक और दो हमारे सही है। तो एक और दो ऑप्शन हमारे डी वाले में सही है, बाकी सब गलत है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 97। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये बताना है आपको, एक जिला एक उत्पाद के तहत हमारा कौन सा सही ऑप्शन है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत तो एक जगह ये उत्पाद लिख रहे हैं और उनसे संबंधित जिला लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, जैसे लहसुन के सामने ललितपुर, प्याज के सामने मैनपुरी, मिर्च के सामने गाजीपुर और हल्दी के सामने देवरिया। तो किस जनपद के लिए कौन सा उत्पाद जाना जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है, और ये भी साथियों हमें कैंची गुना करके देना है आंसर इसका। तो इसका आंसर चुनते हैं, आप लोगों को टाइम दिया गया है, अब आप आराम से चुनिए आंसर। मैंने तो पहले ही बोल दिया था सर कि 120 मिनट का है, तो कम से कम भाई 100-110 मिनट तो मुझे भी चाहिए। मैं आपको इनकी डिफाइन भी कर रहा हूँ, इनको समझा भी रहा हूँ, और आप लोग तो कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए तो हो सकता है कि 80 से 80-85 मिनट में आप कर दो, लेकिन साथियों मुझको समझाना भी पड़ता है कि किस तरीके से इसका आंसर आया है। और यूट्यूब इतिहास में साथियों ऐसा मॉक टेस्ट आपको मिला नहीं होगा। तारीफ नहीं कर रहा साथियों मैं अपनी, क्योंकि हम भी स्टडी करते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जिट मटेरियल मिलना इतना आसान बात नहीं है। हूबहू पेपर के जैसा ही पेपर मैंने बनाया है। और 97 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका। बी इज राइट आंसर, इसका मिलान करते हैं। जैसे लहसुन, लहसुन के लिए साथियों मैनपुरी जाना जाता है, और आपका प्याज के लिए साथियों गाजीपुर जाना जाता है, और मिर्च के लिए साथियों देवरिया जाना जाता है, और हल्दी के लिए साथियों ललितपुर जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 97 का बी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, लहसुन लहसुन के लिए आपका मैनपुरी, और प्याज के लिए आपका गाजीपुर, और मिर्च के लिए देवरिया, और हल्दी के लिए साथियों ललितपुर जाना जाता है। इस तरीके से आपको आंसर लगाना था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 97 का। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं। निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जिला दे रखा है, एक तरफ उससे रिलेटेड उद्योग दे रखे हैं।
तो मुरादाबाद पीतल का काम, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। आपको चुनना है राइट आंसर। आपको समय मिल रहा है अब। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है, बरेली को फर्नीचर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर को कागज के लिए जाना जाता है और प्रतापगढ़ को साथियों आंवला के लिए जाना जाता है। आंवला आंवला के लिए जाना जाता है। और कालीन नगरी साथियों भदोही को कहा जाता है। भदोही को कहा जाता है कालीन नगरी। ये चीज आपको याद रखना है। और प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ऑप्शन बी ट्रोनिका सिटी नोएडा, ऑप्शन सी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ऑप्शन डी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। और ये साथियों यूपी के कम से कम 10 प्लस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये जब जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था वहां पे इतने लिखे हुए थे कि उस विभाग में उसमें इतना कुछ लिखा हुआ था। वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको बताना है साथियों। अब इसका आंसर प्रश्न नंबर 99 है। और साथियों काफी मेहनत मैंने इस मॉक टेस्ट को बनाने के लिए की है और आपको लग रहा भी होगा कि सर ने कुछ लेवल बनाया है। और आशा करता हूं कि आपको इसमें कम से कम 70% आपका नंबर बना होगा। कम बना हो ज्यादा बना हो, लेकिन ईमानदारी से हमें बताना है, नेगेटिव काटकर। और जो भी आंसर बताए वो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बता दे, ताकि हमें पता चल जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट के जो साथी हमारे चैनल के साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं। और आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनका आप टेस्ट लेने के लिए स्मोक टेस्ट को भेज सकते हो और उनसे आप बता दिया कीजिए कि एक आपको कॉपी पेन लेना है और फिर इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 99 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 99 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में स्थित है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में स्थित है। और नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में स्थित है, ठीक। और टोरनी सिटी नोएडा में स्थित नहीं है, ठीक साथियों। और प्लास्टिक सिटी ये साथियों कानपुर देहात में स्थित है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव में स्थित है। टोरनी सिटी ये आपका नोएडा में स्थित नहीं है। बाकी आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव जिले में स्थित है, ठीक है साथियों। अब पर्सन नंबर लास्ट है आपका 100। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है ये। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ लोकगीत और एक तरफ गायन का अवसर लिखा हुआ है, जैसे चेती संस्कार गीत, कजरी ब्रज का लोकगीत, रसिया विवाह मौसमी गीत, सोहर मौसमी गीत। तो साथियों इसमें भी हमें क्या करना है, कैंची गुना करना है। तो आपको टाइम मिल रहा है अब आंसर इसका मुझको कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जो चेती है वो मौसमी गीत है और जो कजरी है वो साथियों विवाह एवं मौसमी गीत है। और जो आपका रसिया है, रसिया आपको ब्रज का लोकगीत है। और सोहर साथियों ये संस्कार गीत है। ये आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जो चेती है मौसमी गीत है, ठीक है साथियों। और कजरी आपका ये आपका विवाह मौसमी गीत हो गया। और रसिया साथियों आपका ब्रज गीत हो गया, मतलब ब्रज का लोकगीत हो गया। और सोहर आपका साथियों संस्कार गीत हो गया। तो आई होप वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा मॉक टेस्ट। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और सुपर स्टडी मिक्स आपका यूट्यूब का चैनल है हमारे। तो आशा करता हूं कि सबका अच्छा मॉक टेस्ट गया होगा और सब ईमानदारी से मुझको आंसर बताएंगे। और जिस मॉक टेस्ट की हम बार बार बोलते थे कि साथियों आपको हम जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट कराएंगे, आप उनका अध्ययन सही से कर लीजिए। और हमारे जो भी तमाम वीडियो है या मॉक टेस्ट हमने आपसे पहले करा दिए हैं, उन सभी को अगर आप देख लोगे तो काफी हद तक आप बहुत आपकी जो वीकनेस है या आपको एक परसेंटेज मार्क चाहिए उसमें काफी हद तक मदद मिलेगी आपको।
तो मैं इस मॉक टेस्ट में काफ़ी बोल चुका हूँ। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट बॉक्स में आपके राइट क्वेश्चन का। नेगेटिव कटने के बाद में आप हमें आंसर बताओगे ईमानदारी से, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा आपको ये मॉक टेस्ट लगा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और साथियों, आज आपको पता भी लगा होगा कि अगर कोई चैनल है कोई एजीटीए के संबंधित, तो वो आपको सुपर स्टडी मिक्स है। थोड़ा मैं लेट लाता हूँ, लेकिन लाता बिल्कुल सटीक और वास्तविक जानकारी। और इन्हीं वाणी के साथ मैं इस मॉक टेस्ट को यहीं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान।